हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए, आज भी हम एक बढ़िया टॉपिक करने जा रहे हैं, अकाउंट्स का, 12th क्लास का। ठीक है। चैप्टर है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स कम्स टू एन एंड, यानी समापन। ठीक है। देखिए, जब डिसोल्यूशन होगा किसी पार्टनरशिप फर्म का, तो जनरली उसे सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये फॉर्मेट आपका वैसे ही है जैसे बाकी आपके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर भी बता देता हूं ये अकाउंट्स क्यों बनता है, क्या होता है। देखिए, अगर आप पूछे बाय नेचर कि सर इस अकाउंट का नेचर क्या है, तो वो तो भाई सेम है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नेचर का नॉमिनल अकाउंट ही है। सर ये बनाते क्यों है? देखिए, बिजनेस बंद कर रहे हैं, फर्म बंद कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास पहले से जो बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज पड़े हुए हैं ना, उनका हिसाब किताब करने के लिए, ठीक है, उनको देखने के लिए कि किसकी पेमेंट करनी है और किससे पैसे लेने हैं। ठीक है। तो ये सब लेन देन का हिसाब किताब करने के लिए हम बनाते हैं रिलायशन अकाउंट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे एसेट लायबिलिटी पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनका हमने अकाउंट क्लोज करना है, वो अकाउंट क्लोज कैसे होगा। तो अकाउंट क्लोज कैसे होता है, ये जानने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट ओपन कैसे हुआ था। अकाउंट ओपन कैसे हुआ था? हाँ जी, अकाउंट क्लोज करना है यहाँ पे, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, समापन हो रहा है। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि अकाउंट ओपन कैसे होता है। मतलब कि जब कोई एसेट पहली बार बिजनेस में लिखा जाता है कि एसेट अकाउंट आ गया है, एसेट अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है। तो एसेट अकाउंट क्रिएट कैसे होता है? सर, जब भी फर्म में कोई नया एसेट आता है ना, तो उसे डेबिट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। जब भी फर्म में कोई नया एसेट आता है, आप उसे डेबिट करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा, तो आप क्या करते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपने मशीनरी खरीदी, आप क्या करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है। यानी आप इस एसेट को डेबिट कर देते हो। अब मैं बोलता हूं कि इन एसेट्स का अकाउंट क्लोज कर दो, बंद कर दो इनका अकाउंट। क्यों बंद कर दो? क्योंकि बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो एसेट का अकाउंट बंद करो ना। तो क्या करोगे? उसका उल्टा कर दो जो ओपन करने में किया था। ओपन करने में क्या किया था आपने? एसेट अकाउंट डेबिट किया था। अब यहां पे क्या कर दो? उल्टा कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो। ठीक है। तो ठीक है सर, क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट कैसे करेंगे? आप लिख दीजिए टू एसेट अकाउंट, हो गया क्रेडिट। ठीक है सर, बात तो सही है आपकी कि एसेट अकाउंट लिखे क्रेडिट हो गया, लेकिन सर हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है, ड्यूल एस्पेक्ट पे होता है। हाँ भाई, होता है। ठीक है, बुक पे भी लिखा होता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग है। तो सर आप ये बताओ ना, आपने क्रेडिट तो कर दिया एसेट को कि एसेट अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन क्या डेबिट कुछ नहीं होगा? देखिए, वैसे तो फर्म बंद हो रही है, ठीक है, तो कोई हम नया परमानेंट अकाउंट तो खोलेंगे नहीं। हाँ, बिजनेस बंद करने के लिए, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कि बंद करने पे हमें क्या क्या कैसे ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, उन ट्रांजैक्शन की एक समरी बनाने के लिए हम एक छोटा सा नया अकाउंट खोल लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ दिनों का मेहमान है ये, जब तक ये बिजनेस पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम थोड़ी इसमें कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे। तो जो हमने एसेट अकाउंट क्लोज कर दिया है ना, उनका बैलेंस ट्रांसफर कर दो। कहां पे? डेबिट में कुछ नहीं है ना, डेबिट में रिलेशन लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये लीजिए, लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। ये किस चीज की एंट्री हो गई है? ये एंट्री हो गई है आपकी एसेट अकाउंट को क्लोज करने की। तो टू क्लोज एसेट अकाउंट। ठीक है भाई, ये चीज की एंट्री हो गई है। ये क्लोज लिखा है भाई, दोबारा लिख देता हूं आपको, अगर हैंड राइटिंग समझ में आए तो क्लोज। ठीक है, टू क्लोज एसेट अकाउंट। सेम ऐसे ही लायबिलिटी क्लोज करने में, जितने भी लायबिलिटीज के अकाउंट है उन सबको भी क्लोज कर दीजिए। तो टू क्लोज लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है। अब ये कैसे करेंगे सर? भाई आप ये बताओ, जब फर्स्ट टाइम कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई थी बिजनेस में, तो आपने क्या किया था? सर लायबिलिटी क्रिएट हुई थी। हाँ भैया, सोचो ना जरा, दिमाग पे जोड़ डालो। आपने मान लो कोई परचेज किया, कोई एसेट या गुड्स परचेज किया, कुछ भी परचेज किया, उधार में परचेज किया, तो क्रेडिटर बना था ना? हाँ सर, बना तो था। तो बताओ क्या किया था, डेबिट या क्रेडिट? सर हमने किया था परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया था। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हमारी लायबिलिटी बन गई थी, तो हमने लिखा था टू क्रेडिटर। हाँ सही बात है, टू क्रेडिटर लिखा था। और कोई लोन भी लिया है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यानी वहां पे भी उसको भी क्रिएट किया था। यानी कि लायबिलिटी जब क्रिएट हुई थी, यानी इंक्रीज हुई थी फर्स्ट टाइम, तो आपने क्रेडिट की थी। जब लायबिलिटी खाता खुला था तो क्रेडिट किया था।
अब लायबिलिटी का खाता बंद करना है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो कर दीजिए, क्या एंट्री बनेगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अच्छा सर फिर से वही बात, ड्यूल एस्पेक्ट है तो सर सेकेंड एंट्री बता दीजिए, ये लायबिलिटी क्लोज करके कहां डालेंगे, भाई उसी के लिए बनाया है अकाउंट, रिलेशन ये है ये अकाउंट इसलिए क्लोजिंग के लिए। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपने एसेट लायबिलिटी क्लोज कर दी है। अच्छा ठीक है सर, अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे अब एसेट लायबिलिटी क्लोज कर दिए हैं, मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि आपने जितने भी एसेट पड़े हुए थे ना शोरूम के अंदर, वो उठा के आपने बाहर रख दिए हैं नीलामी के लिए कि आ जाओ भाई जिसने लेना है ले जाओ, उठाओ सेट और ले जाओ, यहां से हम बेच रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, ले जाओ। अच्छा सर एसेट बेच देंगे फिर पैसा आएगा उसको क्या करेंगे, भाई एसेट बेचे जो पैसा आएगा उसको क्या करेंगे, सुन लो ना, आपकी लायबिलिटी भी तो है, अभी भी देखा आपने, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और बहुत सारी लायबिलिटी होंगी, उनकी पेमेंट कर देना। अच्छा तो सर ये इसलिए बन रहा है अकाउंट रियलाइज करने के लिए, हाँ भाई एसेट को रियलाइज करो, उससे पैसा आएगा, जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी की पेमेंट कर दो। ठीक है सर, उसके बाद पैसा बच जाए तो भाई पार्टनर भी तो है, ठीक है, जो मालिक है इसके बिजनेस के, वो भी तो लेंगे बाद में, पहले फिलहाल आप इसके बारे में समझो, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो मेनली किस लिए बनता है, एसेट लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करने के लिए, उनकी सेटलमेंट करने के लिए, एसेट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, किस टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, जब फर्म का समापन हो रहा है, जब फर्म बंद हो रही है। चलिए ये सब समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, ये टीएस के हवाले से है, ये क्वेश्चन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में है, अगर 2020 का एडिशन है तो बुक में क्वेश्चन नंबर 18 है, पेज नंबर 8.51, अगर नहीं है तो कोई नहीं, स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन ये आपके। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एसेट्स हैं। देखिए बैंक बैलेंस, भाई बैंक को तो आप नीलाम नहीं कर सकते ना, ठीक है, वो तो आपका बैलेंस है, आपकी फाइनल सेटलमेंट भी बैंक से होनी है। तो उसके बाद अगला देखिए डेटर्स, तो ठीक है, जितने भी एसेट हैं इस जर्नल एंट्री के हिसाब से रिलेशन अकाउंट में डेबिट कर दीजिए सारे एसेट। तो ये लीजिए, यहां ना एक बार लिख देते हैं, टू सन्ड्री एसेट लिख देते हैं, टू सन्ड्री एसेट। ठीक है, बैंक के अलावा बाकी जो एसेट्स है वो ट्रांसफर कर दीजिए। बैंक के अलावा हमें कौन कौन से ट्रांसफर करने हैं, हमें 4 एसेट ट्रांसफर करने हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो है डेटर्स जो कि हैं आपके 2,40,000 के, 2,40,000, देन स्टॉक एंड द अमाउंट ऑफ स्टॉक इज 1,30,000, 1,30,000, देन फर्नीचर and amount of furniture is rupees 2 lakh, 2 लाख रुपए के फर्नीचर हैं, एंड देन मशीनरी, एंड अमाउंट ऑफ मशीनरी इज रुपीज 9,30,000, कितने की मशीन है, 9,30,000 की। तो ये आपने सारे एसेट अकाउंट क्लोज कर दिए, आपने पहली एंट्री कर दी, रिलेशन डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये रिलेशन है डेबिट साइड है, क्या लिख दिया, टू एसेट, ये सारे एसेट लिख दिए। टोटल कर लीजिए कितने का क्लोज हुआ आपका एसेट, ये 4,3,7,7,3 10 0 1 कैरी किया, 3 4 6 और 9 कितने होते हैं, 15, 15 लाख रुपए के एसेट अकाउंट आपने क्लोज कर दिए। ठीक है, 15 लाख रुपए के। चलिए वैसे लायबिलिटी कर लेते हैं कुछ। लायबिलिटी में जो क्लोज करना है वो सिर्फ एक ही है भाई, क्रेडिटर। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं जिसकी आपने पेमेंट करनी हो, बाकी सब ना पार्टनर की चीजें हैं, पार्टनर्स को रिजर्व मिलता है। ठीक है, करंट अकाउंट में पार्टनर का ही है, कैपिटल अकाउंट तो है पार्टनर की। ठीक है, वो सब चीजें पार्टनर से बिलोंग करती हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी की। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे एक ही है, वो क्या है, क्रेडिटर, जिसकी पेमेंट करनी है। तो लिख देते हैं क्रेडिटर, ये एंट्री है ना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, यानी रिलेशन में क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख देते हैं बाय, एक ही है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं बाय क्रेडिटर। अगर यहाँ भी 3-4 होते तो यहाँ भी हम पहले सन्ड्री लायबिलिटीज लिखते, लेकिन एक ही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लायबिलिटीज नहीं है, एक ही लायबिलिटी है, इसलिए हमने बाय सन्ड्री लायबिलिटीज ना लिख के हमने बाय क्रेडिटर लिख दिया। अब क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कितना अमाउंट देखा आपने, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,70,000, तो ये 1,70,000 आप यहाँ लिख दीजिए, 1,70,000। तो एक तरह से किस चीज की एंट्री हो गई,
ये एंट्री हो गई एसेट अकाउंट क्लोज करने की। एसेट अकाउंट क्लोज करने की यानी कि जैसे ये एंट्री है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। टू रिलेशन मतलब रिलेशन में क्रेडिट करना है, तो हमने रिलेशन में क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी को, तो हमने क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करने की बात। ये बहुत ईजी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करना। एसेट्स कहाँ दे रखे होते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स दिए होते हैं इस साइड। ठीक है, तो उसको आप क्रॉस एंट्री करके यहाँ पे लिख दो, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी यहाँ पे दी होती है इस साइड, तो आप लायबिलिटी की क्रॉस एंट्री कर दो और उसको इस साइड लिख दो। ठीक है, यानी ये आपकी दोनों की क्रॉस एंट्री होगी। ठीक है जी, एसेट लायबिलिटीज की किसकी होगी किसकी नहीं होगी, जैसे सब क्वेश्चन करते जाओगे आप समझते जाओगे। बस मेनली क्या है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी जरूर ट्रांसफर करनी है। ठीक है, और एसेट्स में कैश बैंक को छोड़ देना, क्योंकि अलग से अकाउंट बनता है कैश का और बैंक का। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग अलग होती है, उसको छोड़ देना। फिक्टिशियस एसेट है उनको छोड़ देना, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है उनको छोड़ देना। ठीक है, और गुडविल भी अगर होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गुडविल भी अगर होगा क्वेश्चन में तो यहाँ पे आ जाएगा। गुडविल को आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना इस चैप्टर में, खैर जब क्वेश्चन में आगे तब बात करेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है, ये तो हो गई ट्रांसफर की एंट्री। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो अगर एडजस्टमेंट में देखें तो एडजस्टमेंट में आपके सामने लिखा हुआ है रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक। रमेश ने कुछ एसेट ले लिए। ठीक है, तो लिख दीजिए बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। देखिए दो चीजें होती है, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को ले रहा है, ठीक है, तो आप बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख देते हैं। और यहां पार्टनर कौन है, यहां पे बात हो रही है रमेश की, तो बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। अब क्या लिया है उसने वो इसमें मेंशन कर दो। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोई एसेट कोई पार्टनर लेगा, ठीक है, तो यहां ले देते हैं एसेट टेकन ओवर, तो क्या एंट्री होगी। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेगा तो क्या एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर, यानी जिसने रिसीव किया उसको डेबिट कर दो, तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जिसने लिया है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है इसलिए डेबिट हो रहा है। और टू, देखिए अगर एसेट का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ होता तो हम लिखते हैं एसेट अकाउंट, लेकिन आपको पता है हम एसेट अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, तो एसेट अकाउंट हम नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट को क्लोज करके हमने कहां ट्रांसफर किया, रिलेशन में, तो इसलिए हम लिखेंगे रिलेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्या एंट्री बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल टू रिलेशन, यानी रिलेशन में क्रेडिट साइड, तो ये रिलेशन में क्रेडिट साइड आ गया बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। क्या लिया है रमेश ने, 50% स्टॉक। जो स्टॉक है वो आधा लिया है। ठीक है, स्टॉक लिया है, और पूरा स्टॉक नहीं लिया। कितना लिया है, 50%। तो देखिए स्टॉक है कितने का, स्टॉक है जी 1,30,000 का। तो 1,30,000 का स्टॉक था और वो इन्होंने पूरा नहीं लिया है, इसका सिर्फ 50% लिया है। तो बताइए 50% कितना आएगा, 65,000। तो 65,000 लिया है इन्होंने। ठीक है, 130 में से 50% 65,000 लिया है। क्या सेम वैल्यू पे लिया है, लिखा है 10,000 कम करके 10,000 लेस, तो माइनस रिडक्शन, इसके प्राइस में कुछ कमी करके घटा के फिर लिया है। कितना घटाया है, 10,000। तो ये 10,000 आप 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी जो है वो रमेश ने ले लिया। तो कितना ले लिया रमेश ने, 65 माइनस 10, 55,000 का स्टॉक ले लिया, ये रमेश ने ले लिया। और फिर लिखा हुआ है द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹15,000। अच्छा, बाकी स्टॉक जो बेच दिया है, बेचने की एंट्री में एक साथ कर लेंगे। अभी पहले हम एंट्री करते हैं पार्टनर ने किसने क्या क्या लिया है। तो रमेश की एंट्री तो हमने कर ली, और देखिए दूसरा पार्टनर उमेश, क्या उसने भी कुछ लिया है। देखिए क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा हो, बी पॉइंट में लिखा है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000। तो पहले यही लिख दीजिए, क्योंकि ये सेम ऐसी में आ रहा है ना, पार्टनर कोई एसेट ले रहा है, तो यहां पे भी रमेश था, अब कौन आ जाएगा, उमेश। तो बाय उमेश कैपिटल अकाउंट। अब उमेश ने क्या लिया है, उमेश ने लिया है फर्नीचर, तो ये लीजिए हमने एसेट का नाम लिख दिया फर्नीचर। कितने पे लिया है, फर्नीचर उन्होंने लिया है 50,000 का, तो यहाँ लिख दिया 50,000। इसमें कोई प्लस माइनस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बता रखा है 50,000 में लिया, तो हमने ले लिया। जनरल एंट्री क्या होगी, ये पार्टनर का नाम आ जाएगा। जैसे उमेश है तो उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 50,000, और इससे पहले वाली एंट्री ये, तो यहाँ पे रमेश आ जाएगा, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, और ये 55,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो बात हो गई कोई पार्टनर किसी एसेट को ले ले तो क्या होगा, समझ आ गया होगा, सीधी सी बात है।
उस पार्टनर का नाम आप मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ मेंशन किया है बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, बाय उमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जितनी वैल्यू पे लिया है वो वैल्यू लिख दीजिए। ऊपर वाले में बताया है कि आधा लिया है, वो भी 10,000 कम करके हमने वैसे कर दिया, तो कितना आ गया 55। अगले में बोला 50 लिया तो सीधा 50 दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगी पार्टनर ने क्या क्या लिया। अब हम देखते हैं कि बाकी जो पार्टनर ने नहीं लिया वह उस एसेट्स के, ठीक है, उन एसेट्स के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए उन एसेट्स को उन्होंने बेचा होगा, उनसे पैसा रिकवर किया होगा, पैसा रिकवर हो गया हो तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, तो आप लिखिए बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं एसेट्स रियलाइज्ड, और रियलाइज ना बोल के आप सोल्ड भी बोल सकते हैं, एसेट सोल्ड, यानी एसेट बेच दिया या एसेट से पैसा मिल गया, ठीक है। अब कुछ बेचने वाले एसेट होते हैं उन्हें बेच देते हैं, कुछ एसेट होते हैं जिनको बेचते नहीं है, मतलब उनसे पैसा रिकवर हो जाता है, जैसे कि डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ठीक है, ये बेचने की चीजें नहीं है, इनसे पैसा रिकवर करते हैं, तो वहां पे हम रियलाइज वर्ड यूज कर लेंगे। हालांकि बेच के जो पैसा आता है उसको भी आप रियलाइज बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू रियलाइज हुई है वो यहाँ पे लिखेंगे। वैसे कोई भी आप एसेट बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एसेट बेचते हैं तो टू एसेट अकाउंट। लेकिन आपको पता है एसेट अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं, तो एसेट अकाउंट हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ये जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए उस अकाउंट का नाम, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसलिए इसके क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट। तो ये देखिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा बैंक अकाउंट। अब क्या क्या एसेट बिक गया वो सब लिख देते हैं। सबसे पहले स्टॉक की बात हो रही है, सबसे पहले बात हो रही है स्टॉक की, और स्टॉक कितने में बिका है, कह रहे रिमेनिंग स्टॉक। भाई रिमेनिंग देखो 130 में से 65 तो रमेश ले गया था, बाकी 65 का बच गया ना, तो ये मैं लिख दिया बाकी का 65,000 स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक वो बिक गया है, लेकिन वो 15,000 के लॉस पे बिका है। अच्छा 15,000 के लॉस पे बिका है, तो बाकी का जो स्टॉक था 65 का वो 15,000 के लॉस पे बिका है, तो 65 का कितने में बिक गया, 50,000 में, ठीक है। तो ये हमने बाय बैंक में स्टॉक लिख दिया 55,000, 50,000, 55 नहीं वो तो ऊपर था, तो 50,000 में आपने ये स्टॉक बेच दिया। 65,000 का रिमेनिंग स्टॉक था, माइनस 15,000 का लॉस लिखा है, 15,000 लॉस, तो कितने में ये रियलाइज हो गया, 50,000, 50,000 में रियलाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डेटर्स वर रियलाइज डिस्काउंट ऑफ 5%, डेटर से भी पैसा रिकवर हुआ है लेकिन उनको भी 5% डिस्काउंट देना पड़ा। तो देखिए डेटर्स थे कितने के, डेटर्स यहां से देख लीजिए, ये रहे डेटर्स आपके 2,40,000, ये 2,40,000 के डेटर्स थे, और 5% कम कर दीजिए, किसका 5%, भाई इसी का 2,40,000 का। तो 2,40,000 का 5% कितना आएगा, आपको निकालना आता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 12,000, तो 12,000 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। 2,40,000 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 2,28,000, ठीक है। 2,40,000 का 5% निकालेंगे वो 12,000 आएगा, तो 2,40,000 में से 12 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 2,28,000, यानी डेटर से 2,28,000 रुपये रिकवर हो गए। अगला पॉइंट आप देखिए, लिखा है मशीनरी सोल्ड 4,50,000, ठीक है। यहां पे तो डायरेक्ट अमाउंट बता रखा है, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि मशीनरी से कितना पैसा आ गया, 4,50,000, 4,50,000 रुपये मशीनरी से आ गए। चलिए और भी कुछ बेचा इन्होंने, नहीं अब बेचने का कुछ नहीं है, ठीक है। सारे एसेट जो है वो एडजस्ट हो गए। क्या क्या हो गया, डेटर्स से इतना रिकवर हो गया पैसा, स्टॉक 130 का था, 65 आधा रमेश ले गया इस वैल्यू पे, और आधा स्टॉक हमने इस वैल्यू पे बेच दिया। उसके बाद फर्नीचर था 2 लाख का, उसको उमेश ले गया 50 पे, जितने में ले गया, अब क्या कर सकते हैं। और मशीन 930 की थी, मशीनरी से कितना पैसा रिकवर हो गया, 450, ठीक है। अब आप कह रहे हैं वैल्यू में चेंज हुआ है सर, वहां पे कुछ और वैल्यू है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा जो फर्क पड़ेगा ना उसी की वजह से रिलेशन का प्रॉफिट लॉस निकलेगा। नहीं तो आप सोचो अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू होती तो रिलेशन में कोई प्रॉफिट लॉस ही नहीं आता। यहाँ पे अगर 240 है और यहाँ पर मैं 240 लिख दूं तो इक्वल हो जाएगा ना डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे 130 है और यहाँ पर भी ये 65 और 65 130 हो जाता तो इक्वल हो जाता। फर्नीचर यहाँ पे 2 लाख है, अगर यहाँ पर भी फर्नीचर 2 लाख लिखा होता तो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल हो जाता। और मशीन यहाँ पे 930 है, अगर यहाँ पे मशीन 930 होती तो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल हो जाता। अगर सारे ही एसेट लायबिलिटी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम इक्वल कर देते तो फिर भाई फिर वो डिफरेंस ही नहीं आता, फिर तो कुछ प्रॉफिट लॉस भी नहीं निकलता। तो क्योंकि हम अलग अलग वैल्यू पे लेते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं बुक वैल्यू पे, ये जो ट्रांसफर किया है इसे बुक वैल्यू बोलते हैं, बैलेंस शीट वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं।
जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने बैलेंस शीट की वैल्यू पे ट्रांसफर किया है, इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। ये क्रेडिटर भी हमने ट्रांसफर किया है बैलेंस शीट वैल्यू पे यानी बुक वैल्यू पे, ठीक है। अब इनकी सेटलमेंट, इनसे जो अमाउंट रियलाइज होगा, इनको जो पे करेंगे वो एक अलग अमाउंट होगा, ठीक है। कुछ के लिए सेम भी हो सकता है, कुछ के लिए अलग भी होगा। तो सेम होने से तो कोई प्रॉफिट लॉस फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका अमाउंट अलग होगा उसकी वजह से ही रिलेशन का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, ठीक है। अगर दोनों साइड सेम से अमाउंट आ जाए ना, कि जैसे हमने ट्रांसफर भी किया है मशीनरी 930 पे, ठीक है, और यहां पर भी अगर मशीनरी 930 में बिक जाए तो दोनों तरफ तो बराबर हो जाएगा। अगर हर एसेट लायबिलिटी में दोनों तरफ बराबर बराबर लिख दें तो कुछ बैलेंसिंग फिगर ही नहीं निकलेगा, कुछ प्रॉफिट लॉस ही नहीं निकलेगा। तो ये अमाउंट अलग अलग होता है, उसकी वजह से ही रिलेशन प्रॉफिट या रिलेशन लॉस आता है। तो आप ये मत सोचिएगा सर ये अमाउंट में जो अलग अलग वैल्यू दे रखी है उनके डिफरेंस का क्या करें, उनके डिफरेंस का आपने कुछ नहीं करना, वो लास्ट में प्रॉफिट या लॉस के रूप में आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन पढ़े तो उसमें आपके लिए लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स को इन्होंने फुल पे कर दिया, क्रेडिटर्स की फुल पेमेंट कर दी। अब क्रेडिटर्स को यानी लायबिलिटी को आप पे करेंगे तो लायबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन मैंने कहा कि लायबिलिटी हम क्लोज कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, तो इसलिए लायबिलिटी अकाउंट आगे क्या आएगा, रिलेशन अकाउंट आएगा। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहां लिख लिए डेबिट साइड में टू बैंक, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए क्रेडिटर्स, और फुल अमाउंट क्वेश्चन में बोला हुआ है 170 का पे कर दीजिए। चलिए ये एक लायबिलिटी की पेमेंट हो गई फुल, क्वेश्चन में बोला फुल तो हमने फुल पे कर दिया। और क्वेश्चन ने कुछ ना बोला होता, भाई क्वेश्चन कुछ ना बोले तो भी आपने एक्स्ट्रा लायबिलिटी को पेमेंट देनी है, और जैसी बात है कुछ ना बोले जनरली फुल ही देते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ना बोले तब भी आपने क्रेडिटर्स की या जो भी एक्स्ट्रा लायबिलिटीज है उनकी फुल पेमेंट करनी है। और क्वेश्चन कुछ कम बोल दे तो कम पे करना है, कभी कभी ज्यादा बोल दे तो ज्यादा पे करना है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है। और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो लायबिलिटी की तो फुल पेमेंट कर देना, जितनी भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी है उनकी फुल पेमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि एक अनरिकॉर्डेड बिल था, कोई रिपेयर करवाई थी हमारी फर्म के किसी का मशीन की किसी भी चीज की, उसका बिल निकला 1,60,000। उत्तरी इतना बड़ा बिल, हाँ हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, वो बंदा बिल लेके आ गया कि भाई साहब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, ये मेरा बिल तो देखो 1,60,000 का, इसकी पेमेंट कौन करेगा, आप तो भाग रहे हो बिजनेस बंद करके। हमने कहा नहीं भाई एक बार बिल दिखा दे, हमारी फर्म का है। हमने बिल देखा, अरे हाँ यार ये तो हमारी फर्म में काम हुआ था, उस टाइम पे रिपेयर हुआ था कुछ। अच्छा 1,60,000 बिल था क्या तुम्हारा, लेकिन यार हमारे अकाउंट में हमारे हिसाब में रिकॉर्ड क्यों नहीं है। हाँ भाई अकाउंटेंट लिखा नहीं क्या, सर मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं था, किसी वजह से अकाउंटेंट के पास ना कोई वाउचर कोई एविडेंस नहीं पहुंचा जिससे वो रिकॉर्ड कर सके। हो जाती है गलतियां, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, ठीक है रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन क्या इसका मतलब क्या है, क्या भाई साहब आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आपने अपने वहां पे नहीं लिखा कि आपने उधार है आपका तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे। नहीं भाई पैसे तो ये देंगे, पैसे तो ये देंगे, हमने तेरे से रिपेयर करवाई है, पैसे तो ये देंगे, लेकिन भाई हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं, हमारा घाटा हुआ है, लॉस हुआ है यार, कोरोना की वजह से सारा काम ठप हो गया है, तो हम तुझे पूरे 1,60,000 नहीं दे सकते। तो सर कितना दे सकते हो सर, प्लीज आप बिजनेस बंद कर रहे हो, ऐसे ही मत जाओ, कुछ ना कुछ दे के जाओ। आप एक काम कीजिए, हम आपको 1,60 तो दे सकते हैं, हम आपको मैक्सिमम जो हमारे पास हिसाब बन रहा है हम आपको 1,40 दे पाएंगे। क्या आप 1,40 देने के लिए एग्री हैं? ठीक है जी आप 1,40 दे दो, ठीक है 1,40 दे दो, कोई नहीं, आप बिजनेस बंद करके जा रहे हो, आप घाटा हो रखा है, कुछ नहीं 1,40 तो दो, आप लाओ 1,40 दो, तो ठीक है भाई। हम यानी कि फर्म उसे 1,40 दे देते हैं, तो हमारी एक लायबिलिटी है ना, भले हमने रिकॉर्ड ना कर रखी हो, लायबिलिटी तो है, तो लायबिलिटी को पे कर रहे तो एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो टू बैंक अकाउंट, लिख दीजिए ये रहा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी एक लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पता लग गया कि भाई इसका भी उधार है, इसको भी देना है, तो दे दो भाई, लेकिन 1,40 में मान गया है तो 1,40 दे दिए, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर बिल तो 1,60 का था, पेमेंट 1,40 की है, सर 20,000 का क्या होगा, बेटा अभी तो बताया 20,000 का आपने कुछ नहीं करना, और हालांकि यार ये तो यार रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ठीक है, ये तो पहले रिकॉर्ड ही नहीं थी, ठीक है, ये तो अभी आई है आपने पेमेंट कर दी, ये तो आपका टोटली लॉस है एक तरह से, ठीक है, 140 का पूरा एक तरह से लॉस है, इसलिए डेबिट साइड भी लिखा है, डेबिट ऑल द एक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या एंट्री रह गई भाई, एंट्री तो कोई बची नहीं है, तो आगे क्या काम रह गया, टोटल करने का। लाइए टोटल करते हैं, ये टोटल अगर आप इनका देख रहे हैं 15, 16, 17 और ये 1, 10, तो ये हो जाएगा 18, 10, ये 18, 10,000 टोटल आ गया है। आपको पता है जैसे अकाउंट्स में आप अक्सर करते हो, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उस साइड का टोटल दूसरी साइड आप कॉपी कर दोगे, तो यहाँ पे कॉपी कर दीजिए 18,10,000
और 18,10,000 में से आप ये सब माइनस कर दीजिए। ये सब अगर माइनस करेंगे आप 170, 55, 50 और 728 तो ये आएगा 8,07,000, 8,07,000। अब इस साइड आया है तो ये लॉस है, तो आप लिखिए बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। किसको ट्रांसफ़र करेंगे? रमेश और उमेश जो पार्टनर है उनको। ठीक है, तो रमेश के कैपिटल अकाउंट में और उमेश के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना ट्रांसफ़र करेंगे? जो इनकी रेशियो है 8,07,000 को इनकी रेशियो में ट्रांसफ़र कर दीजिए। रेशियो क्या है? आप क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए ज़रा। तो क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो इनकी रेशियो है वो कैपिटल वाली रेशियो है। कैपिटल मतलब जैसे नहीं कैपिटल होगी वो इनकी रेशियो है। कैपिटल कितनी है? 7 लाख, 3 लाख, तो रेशियो भी क्या है? 7:3। ठीक है, यानी 7 लाख 3 लाख है ना, तो 7:3 यानी 7/10, 3/10। तो 7/10, 3/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये आ गया 7/10 और ये आ गया 3/10। अब कर दीजिए ज़रा, ये 7/10 है ना, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 2 जीरो तो लग ही जाएंगे आपके पहले। एंड 7 7 सा 49, 49 और सोचो कि 4 कैरी करना है तो 0 लगा हुआ है तो कैरी करने का फ़ायदा नहीं, इसलिए 49 लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि 07 है ना। और उसके बाद 7 8 ज़ा 56, तो ये 56 भी लिख दो। चलिए ये हो गया 5,64,900। अब इसका भी सेम ऐसे कर दीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए और ये 3 है और लास्ट में 2 जीरो है, तो जो 2 जीरो लगाई दो। उसके बाद 3 7 ज़ा कितना होता है? 3 7 ज़ा 21। अब आप सोचिए 2 कैरी करें, 0 लगा हुआ है ना, तो वो 2 ही आ जाएगा, तो कैरी करने का फ़ायदा नहीं है, आप डायरेक्ट 21 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 8 ज़ा कितना होता है? 24, तो ये आ गया 24। 2,42,100 इसका आ गया और 5,64,900 इसका आ गया। तो ये आपका जो है लॉस रमेश और उमेश में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन बोला था। रियलाइजेशन अकाउंट आपका इतना ही है। ठीक है, समझ आ गया उम्मीद है सबको। अगर किसी को समझ नहीं आया तो क्या जो है कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं अपने। अगर आप ये पूछ रहे हो कि इस क्वेश्चन में सर कैपिटल वो के साथ साथ करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो कैपिटल के साथ जो करंट अकाउंट दिया हुआ उस करंट अकाउंट ने कोई यूज़ क्यों नहीं किया? बेटा उस करंट अकाउंट का यूज़ आप कैपिटल अकाउंट में करेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे, मर्ज कर देंगे। क्यों सर अलग से करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे? नहीं बेटा, ये डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म हम बंद कर रहे हैं। यार फर्म हम बंद कर रहे हैं तो ये बताओ, जब फर्म बंद कर रहे हैं तो अलग से बनाने का क्या मतलब है? ठीक है, सब कुछ बंद करके जा रहे हैं ना, तो आपको अलग से नहीं बनाना करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट मांगता है तो आप कैपिटल अकाउंट में ही करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे और आगे अपनी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ रिलेशन मांगा था, जो बन चुका है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठाएं तो उनको भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी और यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।